हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि आज का लेक्चर खास तौर से सुपर टेट के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एश्योर करना चाहता हूं कि सारे पाठ्यक्रम के सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे यूट्यूब पर। कोई भी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि ये सुपर टेट पढ़ाया जा रहा है, सी टेट नहीं पढ़ाया जा रहा। मैंने बोला सारे टर्न बाई टर्न मैं सारे लेक्चर को अपलोड करूंगा ताकि आपका सबका कोर्स कंप्लीट हो सके। ओके, तो आज का जो टॉपिक है खास तौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लेकिन सुपर टेट के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, सुपर टेट के बच्चों की तैयारी इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे। हमारा ये सुपर टेट के बच्चों के लिए जो खास लेक्चर है वो है आपका वैदिक शिक्षा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे वही बात एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट्स, शेयर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती रहे और अच्छे से वीडियो तैयार करता रहूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक शिक्षा। अब पूछा जाएगा कि ये कहां से उठाया जा रहा है, तो इसका मतलब सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम है वो 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। इसमें पहली यूनिट्स है आपकी, उस यूनिट्स में अगर हम बात करेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इस टॉपिक से ये लिया गया है वैदिक शिक्षा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वैदिक शिक्षा का काल क्या है, टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। सवाल यही से पूछा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा का काल क्या था। तो अगर यहां बात की जाएगी, यह है आपका वैदिक शिक्षा का काल, समय। राइट, अब अगर यहां तथ्यात्मक विचार करेंगे तो हमारे पास कोई रिटेन प्रूफ खास तौर से नहीं है, लेकिन बुक्स लिख रही हैं कि सबसे पहले जर्मन विद्वान मैक्स मूलर भारत आए और उन्होंने वेदों के रचना काल पर एक शोध किया। अब पूछा जाए इस काल को लेकर अगर किसी का रिसर्च हमारे पास मौजूद है तो एक जर्मन विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मूलर। उन्होंने सबसे पहले वेदों की रचना को लेकर एक शोध किया। उसमें यह निष्कर्ष निकाला है, शोध में उन्होंने लिखा है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और इसका रचना काल लगभग 1200 ईसा पूर्व माना गया है। राइट, एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो यहां से सवाल है
वैदिक शिक्षा का काल तो आप याद रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगर दूसरे सवाल पर चर्चा करूंगा तो ये बनेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। यहीं तक सवाल बनना चाहिए। अगर और कहीं पूछेंगे तो हो सकता पूछ लें ऋग्वेद का रचना काल तो 1200 ईसा पूर्व। और आपको पता होना चाहिए सवाल की दृष्टि से पहला और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये सबसे पहला है, राइट। अब अगर हम यहां बात करेंगे तो वेद 4 हैं। पहला कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद है। तीसरा कौन सा है, अथर्ववेद है। और चौथा कौन सा है आपका, सामवेद है। क्लियर हुआ। ये भी सवाल बन सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है आपका सामवेद। अब यहां ये चीज पॉइंट क्लियर हो चुकी है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अगर यहां और कहीं सवाल बनेगा तो कौन सा बन सकता है, इसकी विषय वस्तु ऋग्वेद की विषय वस्तु ज्ञान है, यजुर्वेद की विषय वस्तु कर्म है, कर्म। और अथर्ववेद की विषय वस्तु उपासना। और सामवेद की विषय वस्तु आत्मज्ञान। इसका मतलब ये विषय वस्तुएं हैं इन चारों वेदों की। तो सवाल अगर बनेगा तो क्या बनेगा, वेदों पर आधारित शिक्षा कहलाती है वैदिक एजुकेशन। अब अगर यहां और भी आगे सवाल बनता है तो बुक्स लिख रही हैं, हालांकि इसके विषय में कोई तथ्य मुझे भी नहीं मालूम है, बुक्स लिख रही हैं कि वेदों की रचना के बारे में वेद श्रुत थे ऐसा कुछ, और ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को वो वेदों का ज्ञान दे दिया तथास्तु 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 करके, और उन 4 ऋषियों को इन वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी अगर पूछा जाता है कि इसके स्वामी कौन थे, इसके स्वामी हैं अग्निदेव। यजुर्वेद के स्वामी हैं आदित्य देव। और अथर्ववेद के स्वामी हैं वायुदेव। सामवेद के स्वामी हैं
अंगिरा ऋषि। जितनी भी एजुकेशन की पुरानी बुक्स हैं उनमें लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया था। ऋग्वेद का ज्ञान किसको दिया था? अग्निदेव को। यजुर्वेद का ज्ञान किसको दिया था? आदित्य देव को। अथर्ववेद का ज्ञान किसको दे दिया था? वायुदेव को। और सामवेद का ज्ञान किसको दे दिया था? अंगिरा ऋषि को दिया था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं बात की जाती है और यहां से सवाल बनता है कि वैदिक शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य क्या था, अगर पूछा जाता है, मान लीजिए अगर पूछा जाता है कि वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य सवाल, तो समझिए आप ये करेक्टिंग है। यहां से देखिए, ज्ञान से लेकर आत्मज्ञान तक की चर्चा हो रही है चारों वेदों में। तो आप समझ पा रहे होंगे, ज्ञान से लेकर आत्मज्ञान तक की चर्चा हो रही है और ये चारों वेद वैदिक शिक्षा का आधार है। इसलिए जब कभी पूछा जाता है कि वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखेंगे पहला उद्देश्य ज्ञान से अनुभूति तक, ज्ञान से अनुभूति तक, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि वैदिक शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य क्या है, तो फिर ज्ञान से अनुभूति तक। अब आप देखेंगे शायद चारों विषय वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आत्मज्ञान से व्यक्ति जान लेता है कि ये संगठन किसका है, और वो सिर्फ वैदिक शिक्षा के पहले उद्देश्य में काउंट किया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास पॉइंट्स, अगर सामान्य अर्थों में पूछा जाता है कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति एवं मोक्ष की प्राप्ति। और देखिए, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति, सिंपल सी बात है। जब व्यक्ति ज्ञान से अनुभूति तक पहुंचेगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष को कैसे परिभाषित किया गया? मोक्ष का आशय बताया गया है कष्टों से मुक्ति। जन्म और मृत्यु के बंधन है, इनसे मुक्त हो जाना क्या कहलाता है? ये मोक्ष कहलाता है। अगर अगले पॉइंट पर चर्चा करूंगा तो देखिए अगला पॉइंट, वैदिक शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत भाषा। अब कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं तो इसमें एक ऑप्शन देते हैं संस्कृत या फिर विशुद्ध संस्कृत। तो आप तय करिए कि जब दोनों ऑप्शन होंगे, संस्कृत के साथ विशुद्ध संस्कृत भी होगा, तब आप कौन सा टिक करेंगे? विशुद्ध संस्कृत। क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे दूसरी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, लेकिन विशुद्ध संस्कृत में किसी दूसरी भाषा के शब्द नहीं मिले हुए थे, इसलिए वही माध्यम था वैदिक शिक्षा का। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा पर पूर्ण रूप से ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों का अधिकार था। अब यहां पर खास तौर से
पूछा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा में शिक्षा पर किसका अधिकार था, शिक्षा पर किसका अधिकार था, तो यही वाला ऑप्शन मिलता है, शिक्षा ब्राह्मणों के नियंत्रण में थी। हालांकि यहाँ पर भी जब आप पढ़ते हो तो वैदिक काल को भी दो तरीके से बांटकर बताया गया, एक पूर्व वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। तो यहाँ याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल को गोल्डन एरा कहा गया, गोल्डन युग कहा गया है, जहां पर कोई भेदभाव नहीं था शिक्षा का और शिक्षा सबके लिए थी। जो ज्ञान से ओतप्रोत होता था, जो सक्षम होता था, उसके लिए शिक्षण का कार्य तय था। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था पूरी तरीके से विध्वंसात्मक है, चौपट हो चुकी थी और तब बहुत सारे भेद उपजे और फिर इसका रिजल्ट हमें मिला। जो रिजल्ट ये है कि किसके नियंत्रण में है, ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। राइट, चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता। सबसे प्रमुख विशेषता निशुल्क शिक्षा थी। अब देखेंगे शायद वर्तमान में ये पॉइंट समीचीन हो रहा है हमारी एजुकेशन में। आज भी सरकार शिक्षा को निशुल्क करना चाहती है, सोचिए। और ये सच बात है कि अगर एजुकेशन को फ्री कर दिया जाए, सबके लिए एजुकेशन कर दी जाए और फ्री कर दी जाए, तो मेरे ख्याल से सरवाइव करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। वो समझ पाएंगे, सही और गलत का अंतर भी कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो शायद सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है इस पर, सर्व शिक्षा अभियान चलाकर या फिर बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम चलाकर आप देखते हैं सब तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, और वो भी कैसे, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आरटी पूरा इसी पर है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो अगर पूछा जाता है कि वैदिक काल से वो कौन सी विशेषता है, वैदिक काल की प्रमुख विशेषता जो वर्तमान शिक्षा ने अपनाई है वो कौन सी है, वो यही है, निशुल्क शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के दो स्तर थे। पहला कौन सा है, पहला है आपका प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है आपका उच्च शिक्षा। दो स्तर है। अब यहां सवाल पूछा जाता है शिक्षा के कितने स्तर थे, वैदिक काल में शिक्षा के कितने स्तर थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा के दो स्तर थे, एक प्रारंभिक शिक्षा थी और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी उच्च शिक्षा। अब अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे तो इससे संबंधित कौन से सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा वो कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कब होती थी, 5 वर्ष की आयु से। अब समझिए यहां पर, जब बालक की आयु 5 वर्ष हो जाती थी तब उसे क्या करवाया जाता था, उसे यहां अक्षर ज्ञान करवाया जाता था, अक्षर ज्ञान। अब अगर पूछा जाता है इसके लिए होता क्या था, शिक्षा की शुरुआत ऐसे ही थोड़े नहीं हो जाती थी, यहां पर भी कुछ होता था, बहुत सारे कर्मकांड होते थे। तो जिसके कारण अगर बात की जाए तो फिर अगर अक्षर ज्ञान या फिर 5 वर्ष की बात की जाए तो फिर यहां समझते हैं प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था प्रायः घरों में होती थी। समझिए इस बात को। अब जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाती थी तब होता क्या था कि कुल पुरोहित, अब निकालकर आज भी देखिए, प्रत्येक कुल का कोई ना कोई कर्मकांड करने वाला है आज भी। तो जो कुल पुरोहित होता था वो घर बुलाया जाता था और
उसका एक संस्कार किया जाता था, जिस संस्कार का नाम है विद्यारंभ। विद्यारंभ कुल पुरोहित विद्यारंभ संस्कार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करता था। और होता क्या था इसमें, क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा इतना परफेक्ट नहीं होता था कि वो कुछ लिख सके या कुछ पढ़ सके, तो बस इतना होता था कि उसको साफ स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसके आसन पर बिठाकर पुरोहित अक्षर चावल के दानों पर एक लकड़ी की तख्ती पर चावल के दाने बिछाकर उस पर उंगली घुमा देता था, बस हो जाता था विद्यारंभ संस्कार, और फिर उसे अक्षर ज्ञान करवाया जाता था। अगर यहां लास्ट पॉइंट बनता है तो कौन, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष ही होती थी। 5 वर्ष तक, 5 वर्ष की आयु में बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, और वो 5 वर्ष से लेकर अगले 5 वर्ष तक किस शिक्षा में रहता था, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रहता था। और उसकी शिक्षा दीक्षा कहां होती थी, शिक्षा दीक्षा प्रायः घरों में होती थी। वो अपने घर के बड़े सदस्यों के द्वारा सीखता रहता था, और बस इतना ही होता था प्रारंभिक शिक्षा में। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब देखते हैं उच्च शिक्षा। समझिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट, अगर हम उच्च शिक्षा की बात करेंगे, उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे। उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, लेकिन खास तौर से गुरुकुल ही माने गए। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा का अधिकार, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आ गई थी, उच्च शिक्षा का अधिकार केवल 3 वर्णों को ही था। अब 3 वर्ण कौन से हैं? पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय, और तीसरा है आपका वैश्य। वर्ण व्यवस्था इतने जोरों शोरों से थी कि उच्च शिक्षा का अधिकार शूद्रों से छीन लिया गया था। अब यहां अगर सवाल पूछा जाता, वैसे उम्मीद है नहीं पूछेंगे, अगर पूछा जाता है तो यह पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा का अधिकार किसे नहीं था। तो 2 चीजें आएंगी। अगर पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार, उच्च शिक्षा, ये चीज याद रखना, उच्च शिक्षा का अधिकार शूद्रों को नहीं था, राइट? ब्राह्मणों को था, क्षत्रियों को था और वैश्यों को था, लेकिन उच्च शिक्षा से शूद्रों को वंचित कर दिया गया। अगर और कहीं कोई बात बनती है तो फिर उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। कुछ किताबें लिखती था कुछ, लेकिन पुलिंग घर की महिलाओं को था, सामान्य महिलाओं को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उच्च शिक्षा का अधिकार किसे था और किसे नहीं था वैदिक काल में। समझ पा रहे होंगे? अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। उच्च शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। राइट? अब समझिए इस चीज को। अगर पूछा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी, तो विद्यारंभ, आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है उच्च शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी, तो फिर उपनयन। ज्यादातर बच्चों को उपनयन ही याद है, विद्यारंभ नहीं याद है।
और पहला ऑप्शन उपनयन देंगे प्रारंभिक में भी, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मेरा अपना जहां तक मानना है, मैं सवालों को गैस करता हूं, तो जहां तक मुझे लगता है कि यहां से अगर वैदिक शिक्षा से सवाल बनेगा तो कौन सा बनेगा, प्रारंभिक शिक्षा वाला ही बनेगा कि प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी, और पहला ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हो आप? अगर यहां हम प्रश्न ड्रा करेंगे तो यही बनेगा, वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती थी, ये सवाल बनना। और पहला ऑप्शन देंगे आपको उपनयन संस्कार, दूसरा ऑप्शन आपको देंगे प्रवज्जा संस्कार, तीसरा ऑप्शन देंगे आपको बिस्मिल्लाह खानी संस्कार, और कहीं चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा विद्यारंभ संस्कार। आई होप ज्यादातर बच्चे इसमें किसको चुनेंगे, दे आर कंफर्म, क्योंकि जितना उन्होंने सीखा है, जितना भी सीखा उनको यहीं तक पता है कि उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, वो क्लियर है इस चीज पर, तीनों पॉइंट पर क्लियर है। वो जानते कि वैदिक शिक्षा का पहला संस्कार कौन सा है, उपनयन संस्कार है। बौद्ध शिक्षा का पहला संस्कार कौन सा है, प्रवज्जा संस्कार है। और मुस्लिम शिक्षा का बिस्मिल्लाह खानी रस्म है। तो इन तीन पर तो वो कंफर्म है, लेकिन ये उन्होंने सुना हुआ नहीं होता, इसलिए यह सवाल गलत होने के चांसेस होंगे। यू मस्ट थिंक, आपको याद रखना है कि उपनयन संस्कार उच्च शिक्षा का प्रमुख संस्कार है। शिक्षा के दो स्तर है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो जब कभी पूछा जाए कि अक्षर ज्ञान से पहले या फिर प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती है, तो एक बार जरूर सोचकर जवाब दीजिएगा। राइट आंसर डी ही होगा, विद्यारंभ संस्कार। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनयन का आशय, अब पर्टिकुलर ये शब्द उपनयन का आशय केवल इतना है, समीप लाना। लेकिन जब समीप लाने की बात होगी तो आखिर किसके समीप लाया जा सकता है, तो उपनयन का आशय इसे जोड़कर बता दिया गया है, गुरु के समीप। बस, अब आपसे पूछा जाएगा कि उपनयन का आशय क्या है, तो गुरु के समीप लाना। राइट, अगले पॉइंट पर चर्चा, उपनयन की आयु। अब यहां दो सवाल बन सकते हैं कि उच्च शिक्षा की शुरुआत किस आयु से होती थी, या फिर उपनयन संस्कार की आयु क्या है। तो उच्च शिक्षा की शुरुआत अलग अलग वर्णों के अनुसार शुरू होती थी। अब एक समान नहीं, समझ गया। वर्ण आप पढ़ चुके हैं, तो ब्राह्मण पहला कौन सा है, ब्राह्मण है। दूसरा कौन सा है, क्षत्रिय है। और तीसरा कौन सा है आपका, वैश्य है। एक को हटा दिया गया है, समझिए आप, शूद्रों को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 10 वर्ष, और वैश्य का है 11। कुछ किताबें लिख रही, कुछ किताबें 12 वर्ष लिख रही, तो 11 अथवा 12 वर्ष। अब यहां पर होता था इनका उपनयन। राइट, अगर पूछा जाए कि ब्राह्मण बालकों का उपनयन किस आयु में होता था, तो 8 वर्ष की आयु में। क्षत्रिय बालकों का उपनयन किस आयु में होता था, तो 10 वर्ष में।
और वैश्य बालकों का उपनयन संस्कार तो फिर 11 अथवा 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। क्लियर? इसका मतलब एक आयु तय नहीं थी। अब आगे और एक चीज समझेंगे, अगर सपोज करिए कि इस आयु में इन बालकों का उपनयन नहीं हो पाता था किसी कारणों से या किन्हीं कारणों से छूट जाते थे, तो अधिकतम आयु भी तय थी। उपनयन की अधिकतम आयु भी निश्चित थी। तो फिर वो कौन सी थी? अब बात की जाए तो ब्राह्मणों के लिए अधिकतम आयु 16 वर्ष। अगर सपोज करिए किसी बच्चे का, ब्राह्मण बालक है, उस बच्चे का 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार नहीं हो पाया, 10 में भी नहीं हो पाया, 12 में नहीं हो पाया, तो 16 लास्ट है। 16 के बाद अगर वो 16 वर्ष की आयु को पूरा कर लेता था तो फिर उपनयन का उसको चांस नहीं मिलता था। 16 वर्ष की आयु में लास्ट उपनयन का ऑप्शन उनके लिए था। और अगर क्षत्रिय बालकों की बात की जाएगी तो फिर क्षत्रिय बालकों के लिए 22 वर्ष और वैश्य बालकों के लिए 24 वर्ष की आयु निश्चित थी। अधिकतम आयु, अब यहां समझिएगा, अगर पूछा जाता है तो यहां जाएगा न्यूनतम और यहां जाएगा अधिकतम। कि उपनयन को दो कैटेगरी में समझने की कोशिश करिए कि बालक का उपनयन कब हो जाता था, तो फिर न्यूनतम आयु ये है, और बालक का उपनयन अगर छूट जाता था तो अधिकतम किस आयु तक हो सकता था। अगर ये आयु ओवर हो जाती थी तो फिर उपनयन नहीं हो पाता था। राइट? क्लियर है यहां तक? वर्ण व्यवस्था में उपनयन का यह प्रोसीजर था। अगर आपको कोई प्रश्न मन में उठता है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। राइट? चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाता शिक्षा की कुल अवधि, तो यहां जब शिक्षा की चर्चा चल रही है तो किसकी चल रही है? उच्च शिक्षा। याद रखिएगा, अभी किसकी चर्चा चल रही है? उच्च शिक्षा की कुल अवधि। चौबीस वर्ष की आयु। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा, सामान्यतः उच्च शिक्षा की कुल अवधि 24 वर्ष सामान्य स्थितियों में। राइट? तो अगर यहां पूछा जाएगा तो फिर उच्च शिक्षा की कुल अवधि ये आयु हो जाएगी, और अगर वर्ष डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो 12 वर्ष होगा। राइट? यहां हमने आयु लिखा है, अधिकतम आयु 24 वर्ष तक। तो ब्राह्मण बच्चों का 8 + 12 वर्ष है। तो कब तक चलती थी? 20 वर्ष तक उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। क्षत्रिय बालक 10 + 12, इनकी एजुकेशन चलती थी 22 वर्ष तक। और वैश्य 11 या फिर 12 जोड़ा जाता है, तो इसमें 12 और प्लस कर लेंगे। अब देखिए आप, हो गया 24 वर्ष या फिर 23, तो 24 को कंसीडर करा जाता है। तो यहां से इसलिए पूछा जाता है कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा की कुल अवधि कितनी थी? 12 वर्ष थी। और किस आयु तक चलती थी? तो बालकों की 24 आयु तक चलती, 24 वर्ष की आयु तक चलती थी। क्लियर है यहां पर? अब यहां समझिए, ये तो है आपका उपनयन का काल या उपनयन।
लेकिन जब शिक्षा की समाप्ति होती थी तो ये वर्ष होते थे। तो यहां देखिए, शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। समझेंगे, उपनयन की आयु हो गई ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 10, वैश्य अधिकतम यहां पर लगाया गया 11 12। और अगर पूछा जाता है समावर्तन की आयु क्या होती थी बालकों की, तो फिर 20 वर्ष ब्राह्मण, 22 वर्ष क्षत्रिय और 24 वर्ष वैश्य। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल शिक्षा में उपाधियां भी दी जाती थी। उपाधियां मिलती थी, तो इसका मतलब समझिए, सामान्य अवधि में अगर पूछा जाता है 12 वर्ष, एक वेद की शिक्षा, और उपाधि उसे दी जाती थी स्नातक, ग्रेजुएट। आपने सुना होगा, यानी जो लोग 12 वर्ष तक सामान्य अध्ययन करते थे, एक वेद पढ़ते थे, उनको कौन सी उपाधि मिलती थी? स्नातक की उपाधि मिलती थी। फिर भी इसके बाद भी कुछ लोग पढ़ना चाहते थे। 12 वर्ष सामान्य शिक्षा होती थी, फिर होता था आपका 24 वर्ष 2 वेद, 2 वेदों की शिक्षा। अब 2 वेदों की शिक्षा के लिए अगर चर्चा की जाएगी तो फिर आप समझिए, 2 वेद के लिए जो उपाधि मिलती थी वो उपाधि होती थी वशु। जो लोग 2 वेद पढ़ते थे, यानी जो 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे, उनको कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? वशु की। और तीसरा है आपका 36 वर्ष तक भी पढ़ते थे, इनको 3 वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और इनको कहा जाता था रुद्र। और अंतिम उपाधि जो मिलती थी वो 48 वर्ष 4 वेद। और इनको उपाधि दी जाती थी आदित्य। तो ये 4 उपाधियां मिलती थी। अब यहां पूछा जा सकता है कि एक वेद की शिक्षा प्राप्त करने वाले को कौन सी उपाधि दी जाती थी? उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। 2 वेदों की शिक्षा प्राप्त करने वाले को कौन सी उपाधि दी जाती थी? वशु। 3 वेदों की शिक्षा प्राप्त करने वाले को रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले को आदित्य कहा जाता था। क्लियर है? अधिकतम शिक्षा यहां पर 48 वर्ष तक चलती थी, लेकिन ये 3 ऐच्छिक होते थे, कंपलसरी नहीं होता था। ज्यादातर बच्चे 12 वर्ष का कोर्स करते थे, एक वेद की शिक्षा पूरी करते थे, और वो क्या कहलाते थे? स्नातक कहलाते थे। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहां बात करेंगे तो समझिए, गुरुकुल कितने प्रकार के होते थे? वैदिक काल में गुरुकुलों के प्रकार, जैसे 4 उपाधियां दी जाती थी, वैसे ही वैदिक काल में गुरुकुलों के भी मुख्य रूप से 4 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहला है आपका टोल। अब आप खुद सोचो, जैसे ही टोल नाम से पूछा जाएगा तो मुझे पक्का पता आप जवाब नहीं दे पाएंगे।
टोल आपने सुना हुआ होगा तो टोल नाका ही सुना हुआ होगा। यहाँ टोल एक गुरुकुल का प्रकार है। दूसरा है आपका घटिका, और तीसरा है आपका चरण, चौथा है आपका चतुष्पथी। ये 4 प्रकार के गुरुकुल होते थे। क्लियर? अब टोल में क्या होता था? टोल में भाषा एवं साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। भाषा एवं साहित्य। तो ज्यादातर मेरा मानना है कि सवाल यहां से बन सकते हैं प्रश्न। भाषा एवं साहित्य की शिक्षा किस प्रकार के गुरुकुल में या किस गुरुकुल में दी जाती थी? तो टोल में। ठीक है, भाषा और साहित्य की शिक्षा। अब घटिका में क्या होता था? घटिका में अगर पूछा जाएगा तो घटिका में धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की शिक्षा किसमें दी जाती थी? यहां भाषा एवं साहित्य है टोल में, और घटिका में धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की। राइट? चरण में वेदांग, इसका मतलब वेद के किसी एक अंग की शिक्षा। इसलिए इसे वेदांग बोला गया। वेद के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी चरण में। और चतुष्पथी में चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाता है कि गुरुकुलों के कितने प्रकार थे, तो गुरुकुलों के 4 प्रकार थे। पहला है आपका टोल, घटिका, चरण और चतुष्पथी। अब अगर यहां से सवाल बनेंगे तो फिर मोस्टली ये 2 सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, कि भाषा एवं साहित्य की शिक्षा किस गुरुकुल में दी जाती थी? तो वो टोल होगा। धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की शिक्षा किस में दी जाती थी? घटिका में दी जाती थी। राइट? यहां तक क्लियर है? बाकी चरण, जो गुरुकुल का चरण प्रकार था, उसमें वेदांग की शिक्षा दी जाती थी, वेद के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। और चतुष्पथी में शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। शास्त्रों की संख्या 4 है, तो उन चारों शास्त्रों की शिक्षा चतुष्पथी में दी जाती थी। क्लियर हुआ? प्रमुख संस्थाएं वैदिक काल में, प्रमुख संस्थान कौन कौन से थे? तो वन ऑफ द वन, नंबर 1 तक्षशिला। सबसे महत्वपूर्ण यही है आपका तक्षशिला। अब देखिए यहां पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, या फिर यूं कहिए सैन्य शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र, सैन्य शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, तक्षशिला माना जाता था। अब जब इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए, भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से इसका निर्माण करवाया था, तक्षशिला। और ये वही संस्था है जिसके प्रिंसिपल चाणक्य थे। दूसरा कोई संस्थान अगर यहां पर पूछा जा सकता है तो वो कौन सा है?
केकय। तीसरा है आपका मिथिला, और चौथा है आपका प्रयाग, पांचवा है काशी, और छठवां है आपका कांची। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका तक्षशिला ही है। केकय, मिथिला, प्रयाग, काशी और कांची संस्थाओं का या संस्थाओं की स्थापना भी सोच समझ कर की गई थी ताकि पूरे आर्यवर्त को शिक्षा दी जा सके। आप देख सकते हो तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, केकय नेपाल में है, मिथिला बिहार में है, प्रयाग आपका इलाहाबाद है, काशी बनारस है, कांची साउथ इंडिया में है। राइट, यहां से अगर सवाल बनेगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वैदिक शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था, सबसे प्रमुख संस्थान कौन सा था, तो फिर तक्षशिला था। राइट, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। आइए इसके दूसरे पार्ट पर चर्चा करते हैं, जहां पर हमने बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो मोस्टली क्लासरूम में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर इसमें आ चुके हैं प्रश्न। उन प्रश्नों को छोड़कर मैं कुछ और प्रश्न, नए प्रश्न हैं जिन पर चर्चा करूंगा। तो अगला सेगमेंट आपका सेशन वही होगा जिसमें आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, तो वो एक्सरसाइज हम पीपीटी के थ्रू करेंगे। चलिए देखते हैं, टॉपिक आपने पूरा किया है। अब टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा वो है वैदिक शिक्षा। अब उसका प्रैक्टिस सेट है तो 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय से आविर्भाव हुआ या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। उक्त कथन है, ये परिभाषा है और ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप इसको, भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है, केवल इसी चीज से इसको आप पहचानेंगे। भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है, परिभाषा इसे याद करिएगा। पहला ए ऑप्शन है आपका प्रोफेसर अल्तेकर, दूसरा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है FW टॉमस, सी ऑप्शन RK मुखर्जी, डी ऑप्शन वेद मित्र। ये परिभाषा मैंने आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई इसलिए ये एक्सरसाइज में है। राइट, अब ये शिक्षा वैदिक शिक्षा के संदर्भ में, ये परिभाषा वैदिक शिक्षा के संदर्भ में दी गई है, तो ये शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण, वैदिक शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसे आप यहां से याद करिएगा और इसका राइट आंसर होगा आपका बी, FW टॉमस। क्लियर हुआ? अब इसे याद करिएगा, वैदिक शिक्षा विदेशी पौधा FW टॉमस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग। देखिए वैदिक साहित्य में, ये मैं कह चुका हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन है जो सामान्यतः वैदिक शिक्षा के लेक्चर में नहीं पढ़ाए जाते या नहीं पूछे जाते हैं क्लासरूम में, बट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उनको यहां पर सेट में डाला हुआ। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग डैश के अर्थ में नहीं किया गया है। पहला है विज्ञान, ए ऑप्शन विज्ञान, बी ऑप्शन विद्या, सी ऑप्शन ज्ञान और डी ऑप्शन विनय। आप खुद समझ पा रहे होंगे, 3 हैं और 1 नहीं है, तो विज्ञान नहीं है, यही हमारा आंसर होगा ए। विज्ञान के अर्थ में नहीं किया गया था। वैदिक शिक्षा में या वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या के अर्थ में किया गया, विद्या ददाति विनयम। ज्ञान के अर्थ में किया गया, ज्ञानस्य मनुजस्य तृतीय नेत्रम, और विनय विद्या विनय है। तो ये 3 अर्थों में किया गया है और विज्ञान के रूप में नहीं किया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य था। प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य, अभी अभी हमने चर्चा की है ऊपर। ये ऑप्शन कह रहा है आपका प्रमाण पत्र अथवा उपाधि प्राप्त करना, बी ऑप्शन है
शास्त्रार्थ करना। सी ऑप्शन है ज्ञान और अनुभूति पर बल देना। डी ऑप्शन है आपका जीविकोपार्जन का साधन। तो आई होप क्लियर है, यहां पर सी इज राइट आंसर, ज्ञान और अनुभूति पर बल देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक काल में सैन्य शिक्षा का विख्यात केंद्र था। सैन्य शिक्षा का, वैसे तो आपको पता ही, अगर पूछा जाता वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था तो तक्षशिला है ही, लेकिन अभी यहां वैदिक काल में सैन्य शिक्षा का विख्यात केंद्र, तो मिथिला, केकय, काशी, तक्षशिला। डी इज राइट आंसर, तक्षशिला, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक काल में बालक को अक्षर ज्ञान कराने से पहले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए आप इसको। वैदिक काल में बालक को अक्षर ज्ञान कराने से पहले क्या कहा जा रहा है? अक्षर ज्ञान कराने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता था? ऑप्शन ए उपनयन, मैं ये पूछ भी चुका था अभी आपको बोर्ड पर। उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार। आपको पता चल गया होगा, सी इज राइट आंसर, विद्यारंभ संस्कार। क्लियर? विद्यारंभ संस्कार की आयु 5 वर्ष होती थी। प्रारंभिक शिक्षा का संस्कार है ये। वैदिक शिक्षा के 3 प्रमुख संस्कार बताए गए थे। पहला था आपका विद्यारंभ, दूसरा था उपनयन, और तीसरा और अंतिम संस्कार था आपका समावर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार से पहले छात्र को कौन सा मंत्र उच्चारित करवाया जाता था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उपनयन संस्कार से पहले, उपनयन क्या होता था? उपनयन गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार होता था। जब गुरुकुल में प्रवेश होता था तो गुरुकुल के द्वार पर जो गुरुकुल का स्वामी होता था वो क्या करता था? वो छात्र से मंत्र सुनता था, तो मंत्र का उच्चारण करवाता था। और वो कौन सा मंत्र था? आपको पता चल गया होगा, महामृत्युंजय मंत्र ऑप्शन ए, गायत्री मंत्र ऑप्शन बी, विनायक मंत्र ऑप्शन सी। इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता, वी इज राइट आंसर, गायत्री मंत्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ब्राह्मण छात्रों के उपनयन की उच्चतम आयु निर्धारित थी। वैदिक काल में ही पूछा जा रहा है, लेकिन पूछा किसका गया? ब्राह्मण छात्रों का पूछा गया। ब्राह्मण छात्रों के उपनयन की उच्चतम आयु, उच्चतम पूछी गई, निम्नतम नहीं। आप देखेंगे 8 वर्ष, 16 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, टिक करिए 16 वर्ष। उच्चतम पूछ रहा है इसलिए 16 वर्ष है। अगर न्यूनतम पूछता, अगर न्यूनतम पूछा जाता तो फिर ए हो जाता। यहां पर न्यूनतम नहीं पूछा गया, यहां उच्चतम पूछा गया, इसलिए 16 वर्ष राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वैदिक काल में शिक्षा सत्र की अवधि, टाइमिंग क्या होती थी? हाँ जी, जैसे आज भी शिक्षा सत्र का समय है वो कब से कब तक चलता है। अब आप देखते होंगे शायद अभी बीच में जुलाई से मार्च अप्रैल तक चलता था, मई तक चलता था। अब नए सेशन की शुरुआत अप्रैल से होती, तो अप्रैल में एडमिशन होता है और बाद में वो मई तक चलता है। अभी वैदिक शिक्षा में पूछा जा रहा है वैदिक काल में शिक्षा का सत्र, और शिक्षा के सत्र की अवधि, टाइमिंग क्या होती थी? 10 माह, 8 माह, 6 माह, 5 माह। डी इज राइट आंसर, 5 मंथ, 5 माह का सेशन होता था, राइट। श्रावण मास की पूर्णिमा से स्टार्ट होता था और इसमें 5 महीने और जोड़कर एंड कर दिया जाता था, श्रावण मास की पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैदिक काल में किस शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं होता था? अब समझिए, वैदिक काल में मोस्टली शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी और सिखाने का तरीका मौखिक होता था। तो मौखिक माध्यम से जुड़ी हुई जितनी भी विधियां थी वो तो होती होंगी, एक अनुमान लगा सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में किस शिक्षण विधि का प्रयोग, फिर पूछा जा रहा नहीं होता था, होता था नहीं, तो वाद विवाद, हाँ जी होता था, ऑप्शन ए। डिस्कशन, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि होता था। प्रोजेक्ट विधि
नहीं होता था, प्रश्नोत्तर विधि होता था। आप देखेंगे वाद विवाद, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर, ये 3 मुख्य विधियां हैं वैदिक काल की। और प्रोजेक्ट विधि वैदिक काल की विधि नहीं है, ये 20वीं शताब्दी की विधि है, राइट। ये विधियों में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक, कभी कभी जॉन डीवी का भी नाम आता है। तो यहां पर प्रोजेक्ट विधि वैदिक काल की प्रमुख विधि नहीं है, बाकी 3 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक शिक्षा का अंतिम संस्कार कौन सा होता था? समावर्तन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। तो आप ए को राइट करिएगा। ये थे आपके 10 सवाल। कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, राइट। मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी लेक्चर मोस्टली 9:30 बजे मॉर्निंग में अपलोड होगी, लेकिन अगर कोई कारण रहा, बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रही, तो हो सकता कभी डिले हो, वरना रेगुलर 9:30 बजे ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि 9:30 बजे हमारी क्लास आपको मिलेगी। क्लास को पढ़िए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।